दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है न्यू क्रिटिसिज्म से। न्यू क्रिटिसिज्म के एक राइटर को आज हम रीड करेंगे जिसका नाम है क्लिंट ब्रूक। क्लिंट ब्रूक का जो बर्थ है वो 1906 में हुआ और उनकी डेथ 1994 में हुई। ठीक है, तो अभी हम उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने न्यू क्रिटिसिज्म का नाम लिया, तो उनके जो वो क्लिंट ब्रूक थे वो न्यू क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड थे। तो ये न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, इस चीज को हम पहले जान लेते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम क्लिंट ब्रूक के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लिंट ब्रूक के बारे में आज हम इंट्रोडक्शन, उनके कुछ की कंसेप्ट जो उन्होंने दिए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा जो मेन पर्पस है वो है उनके जो वर्क्स वगैरह हैं उनको ही डिस्कस करना। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्लिंट ब्रूक जो थे अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे और प्रोफेसर थे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो है न्यू क्रिटिसिज्म। अब ये न्यू क्रिटिसिज्म क्या था? न्यू क्रिटिसिज्म वो था, जैसे पहले ना क्रिटिसिज्म चल रहा था, इनसे पहले जो राइटर थे ना वो क्या कर रहे थे, वो चीजों को ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि राइटर किस हिसाब से चीजों को लिख रहा है। ठीक है, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो था कि वो टेक्स्ट को जब रीड करते थे तो उसके साथ राइटर को भी वो ज्वाइन करके पढ़ते थे कि उस टाइम पे राइटर का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो क्या रहा होगा। तो इस हिसाब से जो क्रिटिक्स है वो, या जो कह सकते हैं रीडर्स हैं, वो पढ़ते थे टेक्स्ट को। बट आफ्टर दैट जब न्यू क्रिटिसिज्म आया तो इन का जो मेन पर्पस था वो था क्लोज रीडिंग। इन्होंने स्पेशली जो पोइट्री थी उसकी जो रिदम वगैरह होती है, रिदम है, उनके जो स्लेबल हैं उन पे फोकस किया, ना कि राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू पे कि राइटर जब लिख रहा है तो वो क्या सोच रहा होगा। उस चीज को इन्होंने साइड कर दिया और इनका जो मेन पर्पस रहा वो ये था कि जो टेक्स्ट है उसकी क्लोज रीडिंग करनी चाहिए, उसके अंदर की जो लैंग्वेज है उसको समझना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि जो राइटर है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। तो मेनली जो न्यू क्रिटिसिज्म था वो यही था कि हमें जो टेक्स्ट है उसकी हम क्लोज रीडिंग कैसे करें। ओके, ऑल्सो डू रेवोल्यूशन इन अमेरिकन पोइट्री इन हायर एजुकेशन। उन्होंने जो अमेरिकन पोइट्री थी हायर एजुकेशन में, मैंने बताया ना कि जो न्यू क्रिटिसिज्म के राइटर थे ये जो स्पेशली इनका फोकस रहा था वो किस चीज के ऊपर था कि जो पोइट्री की रिदम वगैरह को लेकर। ठीक है, विद दिस इसके साथ साथ जो ब्रूक है वो फॉर्मुलेट करते हैं फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म को। ये फॉर्मलिज्म क्रिटिसिज्म है, ये रशियन क्रिटिसिज्म से रिलेट हम इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म जो था वो मेन था जिसको फॉर्मुलेट किया था ब्रूक ने। अब चलो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये था क्या। दिस मेनली फोकस ऑन स्ट्रक्चरल पर्पस ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से है उसके ऊपर फोकस करता था। ठीक है, इट इज स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ये स्टडी करता था उन पॉइंट ऑफ व्यू को जिसमें टेक्स्ट को बिना आउटसाइड इन्फ्लुएंस के आप रीड आउट कर सको, बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के। बाहरी मतलब राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आपने रीड करना है, आपका क्या पर्पस है या आप क्या समझ रहे हो टेक्स्ट को रीड करके, उस हिसाब से आपने जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना है। ओके, वो जो क्लिंट ब्रूक है वो को फाउंडर थे इन्फ्लुएंटिकल जर्नल जिसका नाम था द सदर्न रिव्यू के, विद रॉबर्ट पेन वेरन। रॉबर्ट पेन वेरन थे। वैसे इन्होंने ये जो सदर्न रिव्यू है ये स्टार्ट किया था। आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं तो मेरे को लगा कि इन सभी पॉइंट्स को जो है स्किप ना किया जाए। ठीक है, तो जो ये जर्नल का नाम है एक सदर्न रिव्यू, ये इसके को फाउंडर थे। ऑल्सो रिलेटेड टू फिगेटिव मूवमेंट्स। देखो आजकल पेपर में ज्यादातर जो फोकस होता है वो ऐसे ही कुछ मूवमेंट दे दिए जाते हैं, उनके साइड में जो लिस्ट दे दी जाती है राइटर्स की कौन किससे रिलेटेड है किससे नहीं। तो इस वजह से जो मैंने मेनली फोकस किया है ताकि मैं इन चीजों को डिनोट कर पाऊँ कि फुगेटिव मूवमेंट क्या था। तो जो फुगेटिव मूवमेंट है इसको फुगेटिव्स भी बोला जाता था। ठीक है, ये ग्रुप था सदर्न पोइट्स का, जैसे कि आपने और भी बहुत सारे मूवमेंट के बारे में सुना होगा, तो उसी तरीके से ये भी एक मूवमेंट था। कंसिस्ट ऑफ सच इन्फ्लुएंटिकल राइटर, और इसके अंदर बहुत सारे जो राइटर हैं, इंपॉर्टेंट राइटर, जो हम वन बाय वन आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, उनके बारे में बताया हुआ है, जैसे कि जॉन क्रो रैनसम। ठीक है, ये भी न्यू क्रिटिसिज्म से ही रिलेटेड थे। ओके,
एलन टैट, डोनाल्ड डेविडसन एंड रॉबर्ट पेन वेरन। ये सारे राइटर जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये सारे के सारे राइटर रिलेटेड हैं फ्यूगिटिव मूवमेंट से। अंडरस्टैंड? अब हम आगे करते हैं कि ये था क्या। इट इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पोइट एंड लिटरेरी स्कॉलर्स। ये उन स्कॉलर्स को, उन लिटरेरी स्कॉलर्स को ये नाम दिया गया जो कि वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी जो थी वहां पे पढ़ते थे। जैसे आपने सुना होगा ब्लूम्सबेरी ग्रुप भी आया था जो जिसमें वर्जीनिया वुल्फ जो थे रिलेटेड थी। तो इसी तरीके से ये भी, इनकी यूनिवर्सिटी का नाम भी मैंने मेंशन कर दिया है क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये पब्लिश किया इन्होंने, बहुत सारी जो एंथ्रोलॉजी है वो पब्लिश की है। और ये एक लिटरेरी मैगजीन थी जो 1922 से 1925 तक चली और इसको फ्यूगेटिव भी बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन कौन से थे क्लिंथ ब्रूक के? अगर हम उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो देखो, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री 1938 में आया। सेकेंड है मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन 1939 में आया। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग फिक्शन 1943 में आया। फोर्थ है द वेल रोट ऑन स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री 1947 में आया। ठीक है, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क हैं और राइटर का नाम देके जो वर्क्स हैं उनकी लिस्ट दे दी जाती है और बताना होता है कि इनमें से कौन से 2 वर्क इनके हैं, कौन से नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इनको डिस्कस ना करके अलग से मेंशन किया है ताकि आप अच्छे से इनको नोट डाउन कर लें और आपके जो माइंड है उसमें ये सेट हो जाएं। द वेल रोट ऑन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर जो इम्पोर्टेंट वर्क है इनके ऊपर और जो इनके कंसेप्ट हैं अलग से हम वीडियो बनाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट ये एक पर्टिकुलर अलग जानना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द वेल रोट ऑन का जो फुल टाइटल है वो स्टडी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री जो 1947 में आया। द नेक्स्ट इज लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। द नेक्स्ट इज कीट्स स्लेवन हिस्टोरियंस हिस्ट्री विदाउट फुटनेस। इन्होंने कीट्स और वर्ड्सवर्थ के ऊपर जो एक पैराडॉक्स कंसेप्ट दिया है उनकी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है उनको कि क्या ये क्यों, मतलब ये उनके पैराडॉक्सिकल वे से उनके अगेंस्ट हैं। ठीक है, उस तरीके से तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब इनके कुछ की कंसेप्ट है जिनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। पैराडॉक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, ये जो वेल रोट ऑन है ये इसका एक चैप्टर है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ठीक है, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो में जानेंगे। क्लोज रीडिंग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि न्यू क्रिटिसिज्म के जो राइटर थे वो क्लोज रीडिंग पे मेन फोकस उनका था। और इसने आयरनी का भी यूज किया। 2 तरीके की आयरनी अपनी पोइट्री में इन्होंने शो की है, पहली है वर्बल, दूसरी है ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे ताकि आप कंफर्टेबली इसको देख सके। और ऐसा नहीं है कि वीडियो छोटी है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लाई गई है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।